हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो हम ये सीखेंगे कि किसी स्पेस में, मतलब कि 3 डायमेंशनल स्पेस में, 1D 2D एंड 3D डायमेंशनल स्पेस में किसी भी लाइन को यूनिक कैसे बनाया जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को यूनिकली रिप्रेजेंट कर दूँ तो ऐसा क्या मैं इक्वेशन बनाऊँ कि जो इक्वेशन सिर्फ इस लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो इसके हमारे पास 2 मेथड हैं, तो वन बाय वन दोनों मेथड को पढ़ेंगे और उनको कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये भी सीखेंगे। तो इस वाले में अगर हम आते हैं फर्स्ट मेथड, तो हम कैसे किसी लाइन को यूनिक बना सकते हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास कर रही है, जैसे कि हम 2D में पढ़ते थे पहले, या नहीं पढ़ते थे तो कोई बात नहीं, आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं इस लाइन को यूनिक बनाना चाहता हूँ तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है, मान लिया मेरी फिंगर को आप कोई पॉइंट मान लीजिए, तो इस पॉइंट से अगर ये पास करिए, क्या ये यूनिक हो जाएगी अभी? तो आंसर अभी है इसका नहीं, क्योंकि ये यूनिक अभी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी मेरी उंगली से ही पास करते करते ये लाइन का हम डाइवर्ट कर सकते हैं, इसको डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन रख रही है, इसका मल्टी डायरेक्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिक नहीं है अभी, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का समेशन होता है। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड तो चलो हमने एक हिसाब से फिक्स कर लिया, इसको पर्टिकुलर पॉइंट से गुजार दिया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन इसकी कुछ भी है तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ऐसे केस में अगर मैं कहता हूँ कि ये किसी पॉइंट से पास कर रही है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है। अब जब मैंने कहा कि गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो ये जो गिवन वेक्टर है, ये गिवन वेक्टर अब यहाँ पर यूनिक है, क्योंकि गिवन वेक्टर डिफाइंड है तो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसका नाम वेक्टर है तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो उसकी डायरेक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दो चीज़ें जो हमें इन्फॉर्मेशन पता है, वो दो चीज़ ये हैं कि हमें पता है कि लाइन कहाँ से पास कर रही है, और दूसरी बात हमें पता है कि लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो लाइन है, हमें यहाँ पर वी हैव अ पॉइंट A फ्रॉम विच लाइन पासिस। तो हमें एक तो ये इन्फॉर्मेशन पता है कि वी हैव अ पॉइंट ए फ्रॉम विच लाइन पासिस, एंड जो हमें यहाँ पर सेकंड जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है अ वेक्टर बी वेक्टर विच इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन। तो हमें यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमें यहाँ पर ये गिवन है। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इस बात को, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अगर हम देखते हैं, ये हमारा कोई 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस है। तो इसमें अगर हमें उस लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। पहले हम ये देखते हैं कि हमें पता है कि जो लाइन हमारी पास कर रही है वो किसी पॉइंट ए से पास कर रही है। वी हैव अ पॉइंट ए फ्रॉम विच लाइन पासिस। तो इसका मतलब किसी पॉइंट ए से, अगर मान लिया किसी स्पेस में ये पॉइंट ए है, ये कोई ए पॉइंट है, तो हमारी लाइन इस पॉइंट ए से पास करती हुई जा रही है। तो कहने का मतलब है हमारी लाइन कुछ ऐसे पास कर रही है। अभी लाइन पास तो कर रही है लेकिन यूनिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ इसी उससे, तो वो लाइन कोई और लाइन की इक्वेशन बनेगी, लेकिन वो पास तो उस समय भी ऐसे कर रही है। तो इसे डिफाइन करने के लिए हम बोल देंगे कि किसी वेक्टर जो हमें गिवन है बी वेक्टर, उसके ये पैरेलल है। जैसे कि अगर मैं सपोज कर लूँ बी वेक्टर स्मॉल वेक्टर ही है, इसके ये पैरेलल है। तो कहने का मतलब है हमें इसी लाइन की डायरेक्शन पता चल चुकी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं। और दूसरी बात, हमें वो पॉइंट गिवन है जहाँ से ये लाइन पास कर रही है। पॉइंट गिवन है तो आप ऐसा भी सपोज कर सकते हैं कि हमें इसके कोऑर्डिनेट गिवन है एक्चुअली, तो x1 y1 एंड z1 इसके कोऑर्डिनेट है। तो इस समय अगर हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो समझिए जरा इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी। अगर मैं, ये आपको पता है ये ओरिजिन होता है 0 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट ए को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो पॉइंट ए वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे होगा। आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इस पॉइंट को, इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं पॉइंट ओ से, मतलब ओरिजिन से अगर कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है इसका पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए अब एक पोजीशन वेक्टर बन चुका है, ओ ए एक पोजीशन वेक्टर बन चुका है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये हम जानते हैं, हमने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है कि ये कैसे हुआ। अब जरा समझिए, जैसे कि हम किसी लाइन की अगर इक्वेशन निकालते थे, अगर कभी हम लाइन की इक्वेशन अगर फाइंड करते थे, तो हम लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड करते थे। जैसे हमारे पास 2D में लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके की आती है। अगर मान लिया कोई भी इक्वेशन ऐसी मान ली कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन है,
तो यहाँ पर ये एक्स वाई किसे रिप्रेजेंट करता था, जरा समझ लीजिए कि अगर मान लिया लाइन की क्वेश्चन कुछ ये बनी, तो इस लाइन का यहाँ पर कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये कुछ एक्स कोऑर्डिनेट, ये कुछ वाई कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स वाई है। ऐसे ही हर पॉइंट लाइन के, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइन और कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है कोई भी कर, तो ये भी एक्स वाई सब जगह इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर इसका कुछ वाई होगा, कुछ यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा, तो वो एक्स वाई अगर इस इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं कि वो सारे पॉइंट इस लाइन में लाई होने के लायक हैं, मतलब उनकी इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए वो कैपेबल हैं कि इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ऐसे ही हमें मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें x और y कोई वेरिएबल चाहिए ही चाहिए जो कि हर एक को रिप्रेजेंट करे, मतलब वो जनरल पॉइंट होगा कोई। तो ऐसे ही हम इस लाइन में कोई एक जनरल पॉइंट सपोज कर लेते हैं, जैसे ये लाइन, आप ये मत समझिएगा कि इसका इनिशिएशन पॉइंट ए है, ये पास कर रही है इसे, कहीं से भी स्टार्ट हो रही है कहीं पर भी खत्म हो रही है, लेकिन पास कर रही है ए से। तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लेट सपोज आर एक पॉइंट सपोज कर लिया, अब जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। अब बात को ध्यान से समझिए, x1 y1 z1 हमें गिवन है, और ये जो ये गिवन है हमें, और यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है, ये x y z, ये अननोन है। और अननोन किस क्राइटेरिया में, तो ऐसे समझिए अननोन इसलिए है क्योंकि ये जो अब आर पॉइंट है ये इस लाइन में कहीं ना कहीं वेरी करेगा, क्योंकि ये एक्स वाई जेड इस लाइन पर लाए होने वाले हर एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जनरल है एक्स वाई जेड, जो भी इस लाइन में कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कोई भी जनरल पॉइंट है जो मूव कर सकता है इधर से इधर, ये ए फिक्स पॉइंट है, आर मूवेबल है। तो क्योंकि आर एक पॉइंट है, उसको भी फिर अगर हम वेक्टर बनाना चाहें तो हमारा काम क्या है, इसे ओरिजिन से जोड़ देंगे, इसे अगेन पोजीशन वेक्टर बना देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ओ आर वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। और यहाँ समझने वाली बात है कि ओ आर वेक्टर अननोन है, जरा ध्यान रखिए, और अननोन ऐसे है कि ये यहाँ पर मूव करेगा। तो आप इसे समझ गए कौन है, और इसके बारे में आपको पता है कि ये है बी वेक्टर। अब आपने कोलिनियरिटी का एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप समझते हैं कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि कोई दो लाइन कोलिनियर है, तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि दो लाइन कोलिनियर है, कहने का मतलब है अगर एक लाइन ऐसे पास कर रही है, ये कोई एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। अब देखिए ये कोलिनियर है, कहने का मतलब है इनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है, जो अभी 0 डिग्री है। तो इस केस में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो क्या मैं ऐसा कहूँगा, तो क्या ये सही रहेगा? ये अभी गलत है, क्योंकि डायरेक्शन तो चलो सही है इसकी, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका डिफरेंट हो सकता है या डिफरेंट है, ऐसा समझ लीजिए। तो अभी ये इक्वल तो नहीं है कम से कम, तो हम इसके आगे लैम्डा टाइम्स लगा लेते हैं। लैम्डा अगर हम इसके आगे लगा दें तो अब ये बात ट्रू है, क्योंकि आप समझिए जो लैम्डा यहाँ पर लिखा है ये बिलोंग्स करता है किसी भी रियल नंबर को। अब रियल नंबर आप जानते हैं पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। तो अगर ये जो नेगेटिव हुआ तो ये बताएगा कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक का डायरेक्शन उधर, एक का डायरेक्शन इधर, नेगेटिव साइन ये शो करेगा। और अगर इसकी वैल्यू कुछ 1/2, 2/3 ऐसे कुछ होती है, जैसे 1/2 अगर इसकी वैल्यू आती है तो क्या समझा जाएगा कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के समान डायरेक्शन में तो है, इक्वल डायरेक्शन में, क्योंकि 1/2 पॉजिटिव नंबर है। लेकिन जैसे अगर ये समझिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी वेक्टर आता है, तो इसका मीनिंग ये निकला कि दोनों का साइन तो पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन a इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी वेक्टर है, कहने का मतलब है बी वेक्टर का जो हाफ करेंगे वो a वेक्टर है, कहने का मतलब है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का हाफ है। तो इस तरीके से ये लैम्डा इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन दे रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि कोलिनियरिटी की कंडीशन अब से ध्यान रखिए ये होती है a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, ये हमेशा कोलिनियरिटी की कंडीशन है। ज़रा इस बात को अगर हम यहाँ फॉलो करवाएं, जैसे आपको दिख रहा है कि ये, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बन रखा है यहाँ पर a to r, अगर मैं यहाँ से यहाँ ये आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आप जानते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगाऊँ, बाय ट्राइंगल लॉ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बाय ट्राइंगल लॉ, बड़ा ध्यान से समझते हुए चलिए, इसे है ईजी काफ़ी। बाय ट्राइंगल लॉ अगर हम इसे यहाँ समझते हैं ट्राइंगल लॉ से, तो क्या समझ में आएगा कि ओ आर वैक्टर प्लस आर ए वैक्टर गिव्स टू ओ ए वैक्टर। ये क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि कैसा ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर के उससे जुड़े हैं आपस में। तो हम यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे ओ आर वैक्टर प्लस आर ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर, तो ओ आर वैक्टर को हम यहाँ पर लेट सपोज करिए कि अगर इसकी वैक्टर फॉर्म आर वैक्टर है, क्योंकि हमने इसको जो वेक्टर फॉर्म है, ये जो ओ आर वेक्टर है, अगर मैं इसे समझ लेता हूँ कि मैंने इसे आर वेक्टर कह दिया, ये ओ ए वेक्टर को मैंने सपोज किया कि ए वेक्टर है, कहने का मतलब है ये ए वेक्टर है। तो आप जानते हैं कि ओ आर वेक्टर को आपने आर वेक्टर सपोज किया, आर ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इनके बीच का जो गिवन निकालना है हमने, और ओ ए वेक्टर ये गिवन है। तो हम इस केस में निकाल सकते हैं कि आर ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए वेक्टर माइनस का आर वेक्टर, ये आप समझिए ध्यान से। तो यहाँ से दो केस बन सकते हैं, हो सकता है कोई डायरेक्शन आर टू ए निकाले, और कोई ये डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ, ये वाली जो डायरेक्शन है वो है आर टू ए, ये इसके लिए सॉल्यूशन है। अगर हो सकता है कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहा है ए टू आर के लिए,
तो समझिए उस समय जो इसका ग्राफिकल नोटेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि कोई उस समय जो निकाल रहा होगा वो A to R निकाल रहा होगा। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ A से लेकर R में आ रहा होगा, तो उस समय ये ओरिजिन है। अब इसका आपको पता है कि ये वेक्टर R वेक्टर है, ये A वेक्टर है, तो इस समय अगर आप ट्रायंगल लॉ यहाँ पर दोबारा अप्लाई करते हैं तो आप क्या देखते हैं, OR वेक्टर। ये जो आप देखेंगे ये अगर आप यहाँ से यहाँ जाते तो अपोजिट ऑर्डर हो रहा है, तो इसीलिए आप कौन सा वाला फॉलो करवाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से ऑर्डर कैसा हो, सिमिलर ऑर्डर हो या सेम ऑर्डर हो। तो अभी फ़िलहाल अपोजिट ऑर्डर है, तो आप क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ से यहाँ जाएं। कहने का मतलब है आप OA वेक्टर से जाएं प्लस उसमें AR वेक्टर को ऐड करें, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, OR वेक्टर में। तो OA वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है A वेक्टर, AR वेक्टर आपके लिए अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और OR वेक्टर आपको R वेक्टर गिवन है। तो उस समय आपकी AR वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, R वेक्टर माइनस का A वेक्टर। ये बहुत ही बेसिक है, हम जानते हैं इस बात को। ये आपका RA वेक्टर आया, ये आपका AR वेक्टर है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि RA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ AR वेक्टर है, जो कि होना भी चाहिए। बस दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्योंकि सेम है, यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, इसीलिए दोनों के दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है। तो आप किसी को भी फॉलो करवा सकते हैं। अगर मैं मान लिया इसी को फॉलो करवाऊँ, और आपको बताऊँगा कि दोनों में आंसर में डिफरेंस कैसे होगा, ये भी आपको भी बताता हूँ। तो हम बारी बारी से या तो ऐसा करेंगे, दोनों को अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हुआ है। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू ये आई, ये आप पहले से भी जानते हैं, मैंने इसे डिटेल में बताया। वरना आप जानते हैं कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करते हैं, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। और इसके केस में हम क्या करते हैं, वही कि फाइनल यहाँ पहुँच रहे हैं तो A वेक्टर माइनस R वेक्टर, तो उस केस में ये आता है। तो ये बहुत शॉर्ट था, मैंने उसमें बताया। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, आपने देख लिया कि AR वेक्टर ये है, तो आपने क्या देखा कि आपका अगर ये वाला डायरेक्शन जो है AR वेक्टर का डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ ये डायरेक्शन है, और आपने देखा कि जो आपकी ऊपर लाइन गिवन है वो कुछ ऐसे है B वेक्टर। तो क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कोलिनियर नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि ये कोलिनियर है, क्योंकि जो लाइन थी उसके ये पैरेलल था, ये कंडीशन हमें गिवन है कि ये पैरेलल लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पैरेलल है और दोनों की दोनों कोलिनियर है। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, इस वेक्टर का नाम क्या बोला हमने, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बाई द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, बाई द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम आसानी से बोल सकते हैं कि R वेक्टर माइनस का A वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स है B वेक्टर के। अभी हमने देखा पीछे की क्यों है, उससे मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। बस यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की, ये आपकी लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल गई, बस ये है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर इस R माइनस A के प्लेस पर अगर मान लिया A माइनस R लेता, तो मैं आपको दोनों केसों के बारे में डिटेल से बताते हुए चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी सा भी लग रहा है, जबकि है एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इस बार मैं यहाँ पर कंडीशन रखता हूँ कि इस बार जो वेक्टर गिवन है मैं मान लिया बोल देता हूँ ये A वेक्टर माइनस R वेक्टर है, और ये सेम पैरेलल है पिछली बार की तरह B वेक्टर। बस डिफरेंस यहाँ पर ये आया। अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो आप दोबारा जब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि A माइनस R वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो अब आप इसे जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि A वेक्टर आपको, क्योंकि R वेक्टर फाइंड करना है, तो आप R वेक्टर जब फाइंड करेंगे उसको उधर भेजेंगे और इनको इधर भेजेंगे, तो क्या आएगा, A वेक्टर माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो अब आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब आप एग्जाम में कुछ कर रहे हो तो हो सकता है यही वाला पॉइंट आपके सामने आ जाए और आपको हल्का सा ये भी याद आए कि इक्वेशन तो ऐसी थी नहीं, तो ये तो गलत आया। लेकिन ये गलत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप यहाँ पर लैम्डा को जानते हैं, लैम्डा को आप अभी भी नहीं जानते, यहाँ भी आप लैम्डा को नहीं जानते, बस इतना जानते हैं लैम्डा के बारे में कि लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ भी आप जानते हैं कि लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब लैम्डा बिलोंग्स रियल नंबर है तो क्या माइनस लैम्डा रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो ये भी इसी को बिलोंग कर रहा होगा। तो लेट सपोज लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, अगर मैं इसको म्यू मान लेता हूँ, तो जब मैं इसको म्यू मान लेता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ये आया हमारा यहाँ से सॉल्यूशन, जो कि सिमिलर है इसी की तरह। यहाँ भी लैम्डा कोई क्या था, रियल नंबर को बिलोंग करने वाला, अभी भी क्या हुआ, म्यू भी कोई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो दोनों ही इक्वेशन एक ही टाइप की इक्वेशन है। तो आपको इसमें कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पर्टिकुलर याला ही डायरेक्शन रखना है या याला ही डायरेक्शन रखना है। तो आपको बता देता हूँ बुक में इस तरीके से होगा। तो कभी किसी का आंसर अगर A माइनस लैम्डा भी आता है तो गलत ये भी नहीं है, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है मॉडिफाई करके, लेकिन ये नहीं कि ये गलत होगा, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है। तीनों एक ही तरह के ग्राफिकल उसके वो तीनों एक ही तरह से उसका रिफॉर्मेशन है, अलग अलग तरीके से उसको फॉर्म किया गया है। तो जो आपकी ये तीनों की तीनों फॉर्म निकली हैं, हम कोई भी एक बोल सकते हैं, सब की सब एक ही फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म थी आपकी, ये सब की सब फॉर्म जो है ये है वेक्टर फॉर्म कहते हैं इसे।
इसे हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं भी कार्टेशियन इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे उनका इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ ए वेक्टर को जाना, सिर्फ आर वेक्टर को जाना, फिर सिर्फ आर माइनस ए को जाना, तो हमने यहाँ सिर्फ वेक्टर की फॉर्म में आंसर दिया है, इसलिए वेक्टर फॉर्म है। अगर हम इसकी यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म हमें फाइंड करनी है, तो एक बार ध्यान रखिए, किसी भी इक्वेशन में जब वेक्टर फॉर्म एक बार निकल जाती है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना बहुत आसान है। सिर्फ यहाँ पर करना क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया था कि कैसे किसको क्या बोलते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में बात करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में सारी बातें अप्लाई करता हूँ, तो ध्यान रखिए आपको कोई एक करना है, या तो आप ये इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला मेथड ले रहे हैं। सारी बातें एक जैसी हैं, समझा? अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, इसे अपने साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा इस बात की। तो कार्टेशियन फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। हमें आर वेक्टर को पता है कि क्या बोलता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। असल में ध्यान रखिए, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है कि हम वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। ए वेक्टर को आपको पता है कि ए वेक्टर ये था, इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 थे, और मैंने इसे ऐसा लिखा था, तो आप इसे बोल सकते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 का के कैप, और ये हो जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये बी वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, बी वेक्टर ये समझ लीजिए कि जो बी वेक्टर दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास ए बी सी। तो उस समय हम बोलते हैं कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये कोई भी इसके कोऑर्डिनेट है, कौन से, हमारे बी वेक्टर के, जिसके पैरेलल हमारी लाइन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ से x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, जैसे आप अगर सॉल्व करेंगे x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, ये आपके पास क्या आ गया, आई कैप, प्लस यहाँ से अगर आप देखते हैं y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, जे कैप, प्लस यहाँ से देखते हैं तो क्या बचेगा, z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, और यहाँ पे बचेगा के कैप। तो ये आपके किसके इक्वेट आ रहे हैं, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1, ये सॉरी z1 बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब के सब x और y और z है, क्योंकि ये r के कोऑर्डिनेट है। तो आप जानते हैं कि फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स से आप इसे क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसे आपने सॉल्व करना है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से, कहने का मतलब है कि आई के करस्पॉन्डिंग आई के एलिमेंट को इक्वेट करना है, जे के करस्पॉन्डिंग जे के एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे x इज इक्वल टू यहाँ से x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ये इक्वेट करते हुए चल रहे हैं हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। z इज इक्वल टू आप बोलेंगे यहाँ से z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c, ये तीन चीज़ें आपने इक्वेट करके यहाँ पर फाइंड करिए। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या देखते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ से लैम्डा निकाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आती है, x माइनस x1 अपॉन ए। इस वाले से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आती है, y माइनस y1 अपॉन बी, और इस वाले से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो आती है z माइनस z1 अपॉन सी। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 और 3 क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि सबके सब लैम्डा के इक्वल है और लैम्डा सबका उसके इक्वल है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। बस यही आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। तो अब अपनी बुक में भी आप देखिएगा तो एग्जांपल से ये देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि x1 y1 z1 कौन है जहाँ से हमारी लाइन पास हो रही है, ए बी सी कौन है जिस लाइन के पैरेलल हमारी लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज। जैसे आप चाहें आप वेक्टर और कार्टेशियन को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कहने का मतलब है आप इसी को आप दिखा सकते हैं कि बात हो क्या रही थी। अगर मैं इसको दिखाऊँ तो मैं बोलूँगा कि हमारी जो लाइन ये थी, अगर वो कहाँ से पास हो रही थी, x1 y1 और z1, ये हमारी x1 y1 z1 से पास कर रही थी। दूसरी बात, ये ए बी सी कौन है, ए बी सी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। ध्यान दीजिए, मैंने बता रखा है रेशियोज़ वही होते हैं जो कोऑर्डिनेट होते हैं, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल है, मतलब कि ये लाइन। जरा इस बात को ध्यान रखिए, आगे के कॉन्सेप्ट सारे यहीं से आने वाले हैं, इसे बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा तभी आगे के कॉन्सेप्ट में बढ़िएगा। तो ये बी वेक्टर, ये इससे जो कोऑर्डिनेट पास कर रहे हैं वो है ए बी सी, तो आप इसको समझ सकें कि ये क्या चीज़ है। तो अब आपको पता है कि ये हमारा कोई ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट था। अगर मैं इसको यहाँ ओरिजिन से कनेक्ट करता हूँ तब ये ए वेक्टर बनेगा, इसको ओरिजिन से कनेक्ट करता हूँ तो वो बी वेक्टर बनेगा। तो ज़रा बात को समझिएगा, ये थी आपकी कार्टेशियन फॉर्म।
तो ये आपका था पहला मेथड, जिसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से स्पेस में लाई करती है। एक होती है वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म है एक्स माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। इनको याद करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, ये मत समझना कि याद करके ये हो जाने वाले हैं, याद करके बिल्कुल नहीं होंगे। आगे के सारे कॉन्सेप्ट इनसे बेस्ड हैं, इसीलिए इसको बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा है। तो अगर हमारे पास सेकंड मेथड पे आते हैं कि लाइन को हम सेकंड तरीके से कैसे यूनिक इस लाइन को बना सकते हैं, ये इसका सेकंड मेथड है। सो सेकंड मेथड में ये है कि इफ लाइन passes through two given points, तो ये बातें अगर आपने 2D में पढ़ा है लाइन की क्वेश्चन, तो सारी बातें रिलेट कर रही होंगी, हल्की हल्की आपको समझ में आ रही होगी। नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देखिए, इफ़ लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, अब हमारे पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है। पिछली बार हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि वो यूनिक नहीं हो पा रही थी लाइन। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि लाइन यहाँ से पास करे, यहाँ पर जा रही है, अब जो भी इससे लाइन होकर जाएगी वो एक यूनिक लाइन है, क्योंकि 2 पॉइंट्स होकर जाने वाली एक लाइन एक यूनिक होती है। तो अब हमें इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी मिल गया, क्योंकि लाइन को 2 ही पॉइंट से पास करना है। क्योंकि लाइन को अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट से पास करना है तो यही एक मेथड है पास होने का। लाइन ऐसे होकर जिगजैग नहीं जा सकती, तो वो लाइन ही निकल आएगी। इसलिए इस पॉइंट से और उस पॉइंट से पास करना है तो एक यही पाथ बचता है पास होने का। इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है जो कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब हमें इसे फॉलो करवाना है, तो फटाफट अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हुए चलते रहते हैं। अब ये इजी हो चुका है सारा का सारा। अगर आप वो पहला वाला कॉन्सेप्ट समझें तो सारी बात इजी है। तो अगर मैं यहाँ पर इसी को रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स वाई और जेड की फॉर्म में, तो अगर ये एक्स वाई एंड ये जेड है, तो इस बार हमें जो लाइन गिवन है वो लाइन ऐसी है कि कोई ए पॉइंट गिवन है, इसका मैंने पोजीशन वेक्टर बना दिया ओ से, ठीक है। ये पॉइंट हमें गिवन था। ऐसे ही हमें एक और पॉइंट गिवन है इसने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हम ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक और पॉइंट गिवन है, तो इसको अगर मैं इससे कनेक्ट करूँ तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये 2 पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। तो इस बार हमें ये 2 पॉइंट गिवन है। अगर मैं इनका क्या बनाता हूँ, जैसे कि ये बी वेक्टर हो गया, ये वाला आपका हो गया ए वेक्टर, क्योंकि 2 पॉइंट हमें गिवन थे। ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। तो इस केस में अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए अगर मैं बीच में, जरा ध्यान रखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इन दोनों का अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूँ, जैसे कि आप समझिए कि ये जो हुआ, पहले मैंने एक पॉइंट सपोज कर लिया आर पॉइंट, कोई भी आर पॉइंट, वही जो जनरल पॉइंट था वो आर पॉइंट मैंने यहाँ पर सपोज किया। तो आर पॉइंट सपोज किया तो उसके जो वेक्टर का नाम होगा वो आर वेक्टर टाइप से कुछ होगा। तो ध्यान रखिए, आर यहाँ पर मूव करने की टेंडेंसी रख सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं ये आपको अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा हो तो मैं फटाफट इसको जल्दी से ठीक वे में बना देता हूँ। ये आपका कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट ए वेक्टर है, ये इस लाइन में, ये क्योंकि लाइन की इक्वेशन ये पूरी लाइन में लाई कर रहे हैं सब पॉइंट, तो आर बी सी लाइन में मूव करेगा, जो मूवेबल कंडीशन में कैपेसिटी रखता है अपनी मूव करने की, वो यहाँ पर है। तो वो आर पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो ये ओ ए वेक्टर बन गया ऐसे करके। ये आपका आर पॉइंट था, तो ये मूव कर सकता है, और इसका कोऑर्डिनेट हम आर वेक्टर कह सकते हैं, इसको ए वेक्टर कह सकते हैं एंड इसको बी वेक्टर कह सकते हैं। तो अगर मैं इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूं, तो ये इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा अगर मैं ए टू आर जा रहा हूँ। तो उस केस में अब मैं ट्रायंगल लॉ आप जान चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि ए आर वेक्टर की वैल्यू आप जान चुके हैं कि फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर होती है। कैसे होता है, ये ट्रायंगल लॉ से होता है। ऐसे ही अगर मैं ये वाला वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आर बी वेक्टर होगा ये किसके इक्वल होने वाला है, ये होगा बी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर। देखिए, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं आपको, आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि क्या आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए आर वेक्टर जो है, ए आर वेक्टर वो लैम्डा टाइम्स है ए बी वेक्टर का, क्या ऐसा आप बोल सकते हैं यहाँ पर? ये कोलिनियरिटी की अगेन ही कंडीशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर का कुछ टाइम्स है, ऐसा होगा, कुछ भी फ्रैक्शनल हो सकता है, जहाँ लैम्डा हम पता है कि किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ए आर वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, कम या ज़्यादा जो भी, क्योंकि आर जरूरी नहीं है कि इनके इंटरनल में ही लाई करेगा, हो सकता है आर ज़्यादा बड़ा चल जाए तो लैम्डा की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, अगर आर बाहर चले गया। अगर आर इनके अंदर है तो लैम्डा की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो ये एक कंडीशन है अपने आप में, तभी मैंने लैम्डा को बिलोंग्स कराया आर के साथ। तो इतना तो आप जरूर कह सकते हैं कि ए आर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। तो अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराऊँ और यहाँ से आप ए बी वेक्टर की वैल्यू जरा फाइंड कर लीजिए। देखिए, ए बी वेक्टर ए टू बी, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, कहने का मतलब है बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। तो इस केस में आप ए आर वेक्टर के प्लेस पे रखिए जरा आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, एंड लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी के प्लेस पे रखिए जरा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर।
तो अभी आपका ये आया। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। तो ये जो आपका अब निकला ए बी और लैम्डा के बीच में रिलेशन आर के साथ, वो आपकी निकली वेक्टर फॉर्म। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। तो आपने किया क्या, सेम वर्क किया जो आपने पीछे किया था कि कोलिनियरिटी की कंडीशन को आपने होल्ड कराया है। ये बात बहुत ही समझने वाली बातें हैं और सिंपल भी है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें टफनेस नहीं है। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म थी। अगर मैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँ, कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर मैं इसे लिखना चाहता हूँ तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जरा, आर के कोऑर्डिनेट वैसे समझ लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है जो वेरी कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं बोल दूँ x2 y2 एंड z2, एंड इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं बोल दूँ x1 y1 एंड z1, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इतना अब आप समझ चुके होंगे धीरे धीरे, इसलिए अब नॉर्मल बातें नहीं करेंगे। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखिए बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट x2 x1, ये ए के कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे माइनस करना है तो मैं क्या करता हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग आई से उसके आई को माइनस करता हूँ। तो x2 में से x1 माइनस होगा क्योंकि b माइनस है, तो क्या लिखूंगा x2 माइनस x1 ये, और क्योंकि आई कैप है तो आई कैप। ऐसे ही मैं अगेन y2 माइनस y1 करूँगा और ये हो जाएगा जे कैप, z2 माइनस z1 करूँगा, ये हो जाएगा के कैप। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आई तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे हुआ। तो अब इसको बस फिर हमने वही फिनोमेना करना है जो पहले ऊपर वाले में किया था। जरा ऐसे देखते हैं, x1 प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा बना x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, ये हुआ आई कैप के साथ। यहाँ से क्या हुआ, y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, ये इसके साथ हुआ जे कैप, प्लस क्या हुआ z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1, और ये हुआ आपका के कैप। और ये सारा इक्वल आ रखा है आपके एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के। तो अगर आप यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर अगेन होल्ड कराओ, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर को अगर आप होल्ड कराते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से आप यहाँ समझ सकते हैं कि x जो इक्वल रहा होगा वो इक्वल रहा होगा x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 के। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि y इक्वल रहा होगा y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 के। एंड अगेन यहाँ से z जो इक्वल रहा होगा वो रहा होगा z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 की। तो इस तरीके से जैसे आपने ऊपर वाले केस में लैम्डा को फाइंड किया था, वैसे यहाँ से लैम्डा निकालिए जरा। तो यहाँ से लैम्डा किसकी को आ रहा है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अगेन यहाँ से लैम्डा किसकी को आ रहा है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। एंड अगेन यहाँ से अगर आप लैम्डा निकालें तो वो इक्वल आ रहा है z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो क्योंकि अगेन ये फिर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 सेम सिमिलर केस है, ऊपर वाले की तरह तीनों इक्वल हैं। तो हमारी जो इस बार इक्वेशन बन रही है वो क्या है, वो है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारी इस बार की रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमारी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है। तो ये है कुछ भी नहीं, बहुत सिमिलर केस है इसके ऊपर वाले की तरह। हम बस यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ इसका जो की नोट है वो है क्या, वो यहाँ पर सिर्फ हम इतना कर रहे हैं कि कोलिनियरिटी की कंडीशन को होल्ड करवा दे रहे हैं। अब ये अपने हिसाब से देखिए क्योंकि लाइन है तो कोलिनियरिटी कंडीशन होल्ड हुई। अब अगर वेक्टर फॉर्म आने के बाद तो दिक्कत ही नहीं है। खैर इतना सा काम कर लीजिए आराम से, कार्टेशियन फॉर्म में बस एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है, x1 y1 z1 करके। तो ये आपका था इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। तो आपने भी लाइन की इक्वेशन को जरा फाइंड किया। तो जरा अब देखते हैं कि इक्वेशन, आपने लाइन की इक्वेशन को फाइंड तो कर लिया, अगला जो हम वर्क करेंगे वो करेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन ए स्पेस। ये जरा अच्छा टॉपिक भी है और जरा समझने वाली बात है, यहाँ बहुत एक समझने का जरा बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको बताता हूँ कि वो क्या है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस। अगर हम एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस अगर देखना चाहते हैं तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस, ये बहुत ध्यान से समझिए जरा इसे। तो अगर मैं कहता हूँ कि स्पेस में, कहने का मतलब है इस 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हमारी 2 लाइंस लाई कर रही है,
ये से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा बहुत ध्यान से समझिए इसे। एक्स वाई जेड वाले कोऑर्डिनेट में हमारी दो लाइन लाई कर रही है। अगर मान लिया एक लाइन कुछ इस तरीके से लाई कर रही है और दूसरी लाइन को ये लाइन है, तो ये कहीं आगे जाके मीट कर रही होंगी। तो क्योंकि मुझे इनके बीच में एंगल अगर फाइंड करवाना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन्हें कुछ दो लाइनें जो ऐसे, ये समझ लीजिए कि हमारी दो पैरेलल लाइन्स हैं, मतलब ये किसी लाइन का b1 वेक्टर है और ये उस लाइन का a1 पॉइंट है जहाँ से होकर लाइन पास कर रही है। ये अभी दो पैरेलल लाइन्स है। ये पैरेलल क्यों है सर में, ये मेरी जो लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1। आपने अभी देखा था कि ये इक्वेशन हमने कैसे फाइंड की थी, r1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b1। ये किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन है, क्योंकि जब हमें यहाँ बोला गया है कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब जरूरी है कि हमें वो लाइन की इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है, तो हमें इसका मतलब लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो ये हमारी लाइन है, ये हमारी जो लाइन है जिसकी हमें बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, और ये उसकी पैरेलल लाइन है जो मैं रिप्रेजेंट कर रखा है, इसे करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये दूसरी लाइन इसको आकर इंटरसेक्ट करती है या दोनों की दोनों एक दूसरे को कट करती है कहीं पर आकर, तो इस पॉइंट पर आकर दोनों ने कट किया, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पैरेलल भी एक लाइन है ये जो आपकी गई, और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो रही है, वो हो रही है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। ये आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन है और ये आपकी पहली लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन को देखने की आपको वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये समझाया गया था कि इस लाइन के पैरेलल भी है और इस लाइन के पैरेलल ये है, तो आपको इन दो पर फोकस करना है, इस लाइन पर और इस लाइन पर। जैसे मैं इसे नेमिंग कर लेता हूँ, इस वाले को मैं L1 कह देता हूँ और इस वाले को L2 कह देता हूँ। तो आपने L1 एंड L2 को एंगल को बताना है, तो अगर इनके बीच में कोई एंगल थीटा बन रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो ज़रा बात को बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर गलती क्या होती है। गलती यहाँ पर ये आती है कि हम असल में एंगल निकाल लेते हैं A1 और यहाँ पर ये दूसरी लाइन जो पास कर रही है मान लिया किसी पॉइंट A2 से, इसके बीच में हम एंगल निकाल लेते हैं। ये हम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आपको L1 और L2 के बीच में वेक्टर वो निकालना है, एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो L1 और L2 के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है, हम जानते हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है। हमें पता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B एंड कॉस थीटा। फिर हम यहाँ से अगर कॉस थीटा फाइंड करें तो वो क्या आता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B का प्रोडक्ट। तो ये हमारा कॉस थीटा आता है। तो इसी कॉस थीटा के बेसिस पर हम यहाँ पर इसके लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे। लेकिन अब ये सवाल यह है कि हम एंगल किसका निकालें, A1 वेक्टर का जिससे होकर लाइन पास कर रही है, कि उस वेक्टर का। तो आपसे क्वेश्चन है, अगर तो थोड़ा सोचिएगा तो पता चलेगा आपको कि हमारे पास असल में लाइन ये है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये दोनों की दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, ये एंगल थीटा बताना है। तो आपको, अगर आप सोचते हैं कि आप इस वेक्टर की इक्वेशन जो जानते हैं उससे आप अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इस वेक्टर का, अगर मैं इसे L1 और इसे L2 कहता हूँ, उसको यहाँ समझिए, तो इस वेक्टर की अगर मुझे डायरेक्शन पता चल रही है, तो इस लाइन की मुझे डायरेक्शन आखिर पता कहाँ से चल रही थी। तो हमने देखा था पहले पॉइंट में कि हमें वहाँ पर एक वेक्टर B वेक्टर गिवन था जो इसकी डायरेक्शन को शो करता था। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को शो ये L1 लाइन का वो A कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम सोचते हैं कि A1 वेक्टर को यहाँ रख देंगे एंड उसके A2 वेक्टर को यहाँ रख देंगे, तो गलती होने वाली है। A1 तो कोई एक पॉइंट है जो कि कहीं ओरिजिन से ज्वाइन हो रहा होगा, ऐसे करके ये आपका 3D स्पेस है, ये A1 किसी से ज्वाइन हो रहा होगा, ऐसे ये कोई पॉइंट आपका A2 यहाँ पर होगा, ये अगर यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइन हो रहा होगा, और हम कर देते हैं A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर यहाँ रख देते हैं, तो पूरा गलत हो जाता है क्वेश्चन। गलत इसलिए क्योंकि A अभी यहाँ लाई कर रहा है, A2 यहाँ लाई कर रहा है, A अगले टाइम कहीं और लाई कर सकता है, ये वेरिएबल है A1 A2, तो इनका एंगल भी वेरिएबल है, तो ये हमारा वो एंगल नहीं है। तो हमें एंगल कौन निकलवाएगा, हमारा एंगल अगर निकालना है दो लाइनों के बीच का, तो ये एक्चुअल एंगल जो निकलेगा वो निकलेगा इनके B वेक्टर के कंपैरिजन से। कहने का मतलब है B वेक्टर दोनों का फिक्स है, इसका B वेक्टर हमें गिवन है पैरेलल जो इसके है L2 लाइन के, और L1 का B वेक्टर हमें गिवन है जो कि पैरेलल है। तो जब भी हम एंगल निकालेंगे तो हम B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर मानकर निकालेंगे लाइन में से। ये जो एंगल निकलेगा ये हमारी लाइन का एंगल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें A1, ये इसमें से कौन सी वाला रखना चाहिए, हमें यहाँ B1 रखना चाहिए इस लाइन का, और इसका B2 वेक्टर रखना चाहिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं यहाँ पर B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ
B2 वेक्टर। तो ये आपका तरीका है कि cos थीटा से आपने एंगल कैसे फाइंड करना है किन्हीं दो लाइनों के बीच का। तो दो लाइनों के बीच का अगर एंगल फाइंड करना है तो ध्यान रखिए बात कि आपने कभी भी फाइंड करना है तो वो दो लाइन जिस पैरेलल वेक्टर के लिए डिफाइंड है, जिस पैरेलल वेक्टर के लिए वो लाइन डिफाइन है कि इस ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब वो बी जिसको मैं कहता था, उन बी के बीच में एंगल निकलेगा हमेशा। इस बात को जरा ध्यान रखिए। इससे क्वेश्चन जरूर करिए आप ये, क्योंकि ना ये लिखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं क्वेश्चन कराऊँ अगले उसमें, तो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कि बताते समय कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर आपको, तो इसलिए क्वेश्चन अगर मुझे मिले तो मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको कराऊंगा आपको बाद में। लेकिन समझिए जब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसके पैरेलल वेक्टर और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर उनके बीच में एंगल निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन देने का काम वही कर रहे हैं। तो ये अगर आप ऐसे करें, अगर आप इसमें वेक्टर की वैल्यू रखते हैं, जैसे अगर आपको b1 वेक्टर के लिए मैंने आपको उसमें बताया था कि कोऑर्डिनेट मैंने कुछ माने थे कैसे, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट कुछ समझ लीजिए कि a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप टाइप के कोऑर्डिनेट हैं इसके। ऐसे ही b2 वेक्टर के कोऑर्डिनेट जो कि पैरेलल है हमारे l2 लाइन के, उसके कोऑर्डिनेट कुछ a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप टाइप के होंगे। इनको यहाँ पुट कराइए बस आराम से, आपका cos थीटा का कुछ आंसर निकलेगा जो कि क्या है b1 a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और यहाँ से अगर आप डॉट करते हैं b2 का तो वो आएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस का c2 k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट का हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, इसको जरा मैं पार्टीशन कर देता हूँ, ये अलग है आपका रफ में समझिए से। तो यहाँ से अब आपको मॉडुलस ऑफ निकालना है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इसका मॉड, एंड a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, इसका मॉड। आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है, तो कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ मैं, देखिए आप भी। तो डॉट प्रोडक्ट आपको बताया था मैंने कि कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का आई का आपस में 1 हो जाता है डॉट, और a1 a2 स्केलर क्वांटिटीज आपस में प्रोडक्ट कर लेती है। वैसे ही b1 b2 आपस में प्रोडक्ट होता है एंड c1 c2 आपस में प्रोडक्ट होता है। ये बातें हमने देखी हैं कि ये कैसे होता है, काफ़ी नॉर्मल है। अगर आपको a1 का, अगर इसका, इस वेक्टर का आपको मॉडुलस निकालना तो बता रखा है कि आई कैप वाले का करस्पॉन्डिंग का स्क्वायर, जे कैप वाले का स्क्वायर एंड के कैप वाले के एलिमेंट का स्क्वायर कराते हैं और अंडर रूट के अंदर इसे रख देते हैं, तो ये आपका इसका मॉड निकल जाता है। ऐसे ही अगर इसका निकालना है तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इसकी प्रूविंग दिखा रखी थी पहले प्रीवियस वीडियो में, तो देख सकते हैं आप कि ये कैसे हुआ था। तो ये आपका जो निकला, ये आपका cos थीटा निकला। cos थीटा वो भी था आपका, वो वेक्टर फॉर्म में था, और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ वेक्टर नहीं है, जनरल फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन रखूँ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर केस 1 कह के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो अगर थीटा को मैं यहाँ पर रख दूँ 90 डिग्री, तो देखिए ज़रा cos थीटा cos 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो जब मैं यहाँ cos 90 की वैल्यू रखूँगा तो वो तो 0 हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन ये नीचे की जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी रख लीजिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। जब इसके इक्वेट में 0 है तो ये टर्म यहाँ जाएगा और टोटली 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इस बात को ध्यान रखिए आप। तो ये बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि प्रूव कीजिए कि कोई दो लाइन जो स्पेस में लाई कर रही है परपेंडिकुलर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने उनके जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, ध्यान रखिए डायरेक्शन रेशियोज़ का आपस में प्रोडक्ट करें। अगर आई का आई के साथ एंड जे का जे के साथ अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो उस केस में a1 a2 और उनको ऐड करते हुए चलते हैं a1 a2। a1 क्या है यहाँ पर, a1 जैसे कि आपको मैंने बता रखा है कि a1 ये है b1 वेक्टर का, ये जो दो वेक्टर हैं उनमें से एक का आई कैप का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो, और b2 ये है। जैसे समझिए a1 a2 का प्रोडक्ट, b1 b2 का प्रोडक्ट और c1 c2 का प्रोडक्ट अगर 0 होता है सम करके तो हम कहेंगे कि वो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर अगर थीटा अगर 0 रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। इसे आप फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं आगे पे। तो आप देखेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन आता है वो ऐसा आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपने क्या देखा कि आपने जो पहला वाला केस लिया था वो था फॉर परपेंडिकुलर के लिए, ये वाला केस जो आपने थीटा 0 लिया इसका मतलब आपने माना कि दो लाइन पैरेलल हैं, या आपने पैरेलल के लिए लिया केस।
तो पैरेलल के लिए आपकी कंडीशन ये आई। तो अगर आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर कभी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ का करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज़ का समेशन 0 होता है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं। कहने का मतलब है अगर ये लाइन ऐसी है, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ 2,4,6 हैं, तो इसकी पैरेलल लाइन क्या हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है 4,8,12। प्रोपोर्शनेट 2/4 1/2 होता है, 4/8 1/2 होता है, 6/12 1/2 होता है, तो इसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनेट। तो इस तरीके से अगर आपको दिख रही है कोई कोऑर्डिनेट तो समझ जाइए कि पैरेलल है लाइन, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनेट। तो ऐसा कभी होता है तो हम कहते हैं लाइन कैसी है, पैरेलल। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें, अब इन्हें ध्यान रखिए। तो इतना आपने अभी इसमें समझा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे स्क्यू लाइंस। जरा इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लाइन की दो इक्वेशन, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, और दूसरे फॉर्मूले से जहाँ पर हमें दो पॉइंटों से गिवन होकर लाइन जाती है वो वाला, और एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। और अपनी एनसीईआरटी की बुक या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है वो बुक उठाइए और उसमें से रिलेट कीजिए और क्वेश्चन जरूर कीजिए इसके। तो स्टार्टिंग अगर कुछ नहीं तो आप एग्जाम्पल से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी उसके सही हैं तो एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ऐसा करूँगा कि कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे अगले, उसमें किसी में क्वेश्चन को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये वरना खाली जो इसके बेसिस पर समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको क्वेश्चन जैसे दिखेगा तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इसके लिए इतना ही होगा वीडियो के लिए। नेक्स्ट उसमें हम जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्क्यू लाइंस और उसके डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो टिल देन गुड बाय।